अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बेनामी कानून, बेनामी जो अकाउंट्स हैं उनकी रोकथाम के हवाले से जो कानून बनाया गया, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट होते हैं अनवर काशिम मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूं, अल्लाह शुक्र है, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करते हुए बेनामी कानून नाफिज कर दिया है। ताजिर और सनतकार कहते हैं कानून वक्त की जरूरत है, इससे मईशत को दस्तावेजी बनाने में मदद मिलेगी। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है सफदर अब्बास ने, आइए इसको देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। के अकाउंट से गैर कानूनी पैसा बरामद नहीं होगा। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बेनामी कानून नाफिज कर दिया। बेनामी खाता हो या जायदाद हुकूमत जब्त कर लेगी। मैं समझता हूँ ये तो वक्त की जरूरत थी, क्योंकि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, बेनामी अकाउंट से चल रहे हैं, तो उससे हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हुकूमत जो भी इकदाम कर रही है, FPCCI उसको सपोर्ट करती है, और जो लोग जाली अकाउंट, बेनामी अकाउंट से कारोबार चला रहे हैं उनको नेट में लाया जाए, और ये कि तमाम जाली अकाउंट्स को जो है उसको बंद किया जाए, या बंद करें या वो अपने आप को FBR के अंदर रजिस्टर करें। पाकिस्तान में बेनामी अकाउंट्स की तादाद काफी ज्यादा है। ख्याल है कि बेनामी कानून से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खिलाफ घेरा मजीद तंग होगा और मईशत दस्तावेजी होगी। आज मुल्क की मिनिमम 40% इकोनॉमी जो है वो जो चल रही है वो नॉन डिक्लेयर्ड अकाउंट जो है उस पर चल रही है। एक ये मिनिमम तखमीना है, लोग तो 60% और 65% तक की बात करते हैं जो इकनॉमिस्ट है कि जी, और मुल्क की जो अनऑफिशियल इकोनॉमी है जो आप बेनामी अकाउंट्स के लिए चलें उसकी तादाद ज़्यादा है बनस्बत ऑफिशियल अकाउंट्स की। और आज इन 70 साल में यही होता रहा कि जो लोग टैक्स नेटवर्क में हैं आप उन्हीं को नचोड़ते रहे। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि अगर आप नॉन फाइलर्स को टैक्स फाइल में लेकर के आएंगे, नेटवर्क में लेकर आएंगे। ताजिर बरादरी का कहना है कि बेनामी कानून से मईशत और मुआशरे में सुधार आएगा। तब ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा है, इससे मुआशरा भी सुधरेगा, लोग भी सीधे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे हम आ जाएंगे, यानी इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, और इससे मुल्क का भी फायदा है, लोगों का भी फायदा है कि सुकून की नींद सोएंगे। सिर्फ उन लोगों की नींद हराम होगी जिनको ये हराम की आदत पड़ी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40% से ज्यादा मईशत गैर दस्तावेजी है, जिसे कौमी धारे में लाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, और बेनामी कानून इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बेनामी कानून से जहाँ मईशत दस्तावेजी होगी वहीं जायदाद की खरीदो फरोख्त में भी शफाफियत आएगी। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। तो बेनामी कानून के हवाले से आपने सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट देखी जी अनवर साहब? हाँ देखिए, अब रिपोर्ट में आपने देखा कि सब लोग यही बात कर रहे थे, लेकिन जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो जो बिगाड़ है वो मेरे ख्याल में कानून साजी ना करना, लोगों को खुला छोड़ देना कि वो बेनामी जायदाद रखें, लोगों को कोई आर नहीं होता, बिला झिझक वो एसेट बाहर होल्ड करते हैं और डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। और ये जो कानून साज हैं पाकिस्तान के, ये मुनीर नियाज़ी की नज़म की बड़ी सही अक्कासी करते हैं। मैं देर कर देता हूँ कानून साजी करने में, मैं कोई टैक्स लगाने में देर कर देता हूँ, मैं लोगों को मराद देने में टैक्स देर कर देता हूँ, और मैं लोगों को हकीकत बताने में देर कर देता हूँ। तो ये जो देर है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, और यही देर की वजह से आज बेनामी जिस पे हम बात करने चाह रहे हैं वो जो है वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बेनामी जायदाद अगर वो प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, गाड़ी है, कोई रखने का किसी को इख्तियार नहीं है, और हुकूमती कानून साजी नहीं थी, इसलिए बिला झिझक, बिला खौफ ख़तर लोग जो हैं इसको रखते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त आज आपने बात की है, बिल्कुल कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ। बाकी हमारे मुल्क जो है पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप मईशत को देखें या दीगर चीज़ों को देखें तो हर चीज़ में डिले ही है, देर ही हो रही है। हर पॉजिटिव काम के लिए जो है वो हम देखते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। अच्छा, बेनामी ट्रांजेक्शन्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि ये बेनामी ट्रांजेक्शन्स होती क्या है? देखिए, ये एक तरीक़ेकार है जिससे आदमी अपने एक्सपोजर्स को, अपने डिक्लेरेशन को चेंज कर देता है। और ये पाकिस्तान में अगर किसी भी कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है या कोई डेवलप कंट्री जहाँ पे टैक्स का निज़ाम डेवलप है, वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान में लोग अपने
ड्राइवर के नाम पे, अपने चौकीदार के नाम पे जायदाद रखते हैं, अपने और कोई सर्वेंट उसके नाम पे रखते हैं और उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। सही। लेकिन आज तक FBI की पहुंच नहीं थी क्योंकि कानून कोई नहीं था। राइट। और आज जब FBI को अब लास्ट ईयर ये कानून साजी हुई और अब अख्तियारात दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब लोगों को जो है वो इसको रखते हुए बड़ा क्या कहते हैं डर लगेगा, इसलिए कि इसमें बहुत सीरियस जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सजाएं हैं, लेकिन अमल फिर नजर आना चाहिए। और अमल हमारे यहाँ नजर नहीं आता और कानून तो बनते ही जाते हैं, लेकिन डिले बनते हैं, लेकिन बनते हैं, लेकिन अमल फिर एक और उस पर भी एक सवालिया निशान है, उस पर भी एक सवालिया निशान लग जाता है। अच्छा, जो लोग बेनामी असासे, देखिए अगर आप देखें अपने हमारे निज़ाम को, तो हमारा निज़ाम जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम मैनुअल डिक्लेरेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन। ठीक। जब मैनुअल डिक्लेरेशन थी ना, तो लोगों को ये पता नहीं चलता था किसके नाम क्या एसेट्स हैं। तो लोग अपने कम एसेट्स दिखा के, अपना कम एक्सपोजर दे के, अपना टैक्स कम बचा के, और वो टैक्स में अपने असासे कम दिखा के, कम आमदनी दिखा के अपने आप को सीना तान के चढ़ते कि जी हम तो टैक्स पेयर हैं। तो ये जो सूरत हाल थी, इसकी वजह से ये फूलता फूलता गया, इसलिए कि पाकिस्तान में बहैसियत कौम हम टैक्स देना नहीं चाहते हैं। राइट, बिल्कुल, बहैसियत कम हम टैक्स देना नहीं चाहते। और प्राइम मिनिस्टर और ये सवाल है, ये बात है जो कोई करता नहीं है। बिल्कुल। लोग करते हुए जो है ना ये बात करते हैं कि FBI की पॉलिसी में ये है, कानून में ये मसला है, लेकिन पहले हमें सच बात करनी चाहिए कि हम, इसलिए कि 70 साल हो गए पाकिस्तान के, आज तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने में। बिल्कुल, इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि हम वो नेशन है कि जो चैरिटी तो कर देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, तो यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ चैरिटी का रेट तो ज्यादा है लेकिन टैक्स पेयर कम है, तो वी होप कि टैक्स पेयर भी जो है वो ज्यादा हो जाए। अच्छा, ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 के बाद कोई पाकिस्तानी बेनामी जायदाद ले सकेगा? देखिए, अब जब ये एक्ट जब से नाफिजुल अमल हुआ है, अब कोई आदमी ये जायदाद नहीं ले सकता। लेने से मुराद लेकिन अगर वो पता चला गया तो वो जायदाद उससे जब्त कर ली जाएगी और उस पे जो है 1 से 7 साल तक की जिसने ली है, जिसने जो बेनिफिशियल ओनर है और जिसके नाम पे ली है, दोनों में से कोई भी अगर मिल गया तो उसमें 1 से 7 साल तक की सजा भी उसको हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ डॉलर के हवाले से भी हम बात करते हैं कि डॉलर के हवाले से हम सुन रहे हैं कि जैसे जैसे IMF की तरफ हमारी डील बढ़ती जा रही है, वैसे हम देख रहे हैं कि डॉलर के प्राइसेस में भी बौछाल सा आ रहा है, अनस्टेबिलिटी सी है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही जैसे कहना चाहिए अनरियलिस्टिक कह लें इसको, बड़ा एक अलमिया है ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है और डॉलर जो है अगर आप देखें तो बढ़ता जा रहा है और वो उसको लोग कनेक्ट करते हैं कि IMF के साथ अगर पैकेज हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इकोनॉमी हमारी जो है ना अभी तक जो इकोनॉमी है ना वो सस्टेन नहीं कर सकी, जबकि ये होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ IMF के साथ एक पैकेज अरेंजमेंट हो जाएगा और उसके बाद डॉलर जो है अपनी जगह पे रुक जाएगा। ये शायद नीचे बहुत नहीं जाए लेकिन एक जगह पे रुक जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये बढ़ेगा भी, तो अब ये वक्त ही बताएगा, इसलिए बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है इस वक्त। अब हुकूमत ने अभी तक ये रिवील नहीं किया कि क्या डिस्कशन उनके चल रहे हैं IMF से, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रही हैं, अब वो कितनी सीरियस टर्म्स एंड कंडीशन हैं, किन पे बेल आउट पैकेज मिलता है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद फिर मैं इस पे कोई ज्यादा बात कर सकता हूं। अच्छा अनवर साहब, इसी हवाले से हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, ये इकरामुल हक है कोयटा से, और इन्होंने कहा है कि IMF से जो डील की जा रही है हम डॉलर को ऊपर लेकर जाएं या फिर डीवैल्यू करें। इस वजह से जो कस्टमर्स हैं मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और डॉलर शॉर्ट होने की वजह से मार्केट भी प्लस हो गई है। देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रुझान ये है ही कि लोग जो हैं अगर डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो कोई ये बता देता है कि इससे भी ऊपर जाएगा तो लोग डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज करने लगते हैं। जबकि ज़ख़ीरा अंदोजी के लिए हमारा मजहब कहता है कि सबसे खराब चीज़ है, लेकिन ये रुपयों की ज़ख़ीरा अंदोजी करने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि लोग बाय आउट करना शुरू कर देते हैं कि जी आज 140 है 160 हो जाएगा जी। अब ये जब ये लोग करते हैं तो इसका मतलब ये लोग 20 रुपए कमाने के लिए आप डॉलर मार्केट से शॉर्ट करते हैं और आप वो जो एक लोगों पे गरीब आदमी में इम्पैक्ट आ रहा है उसका बेनिफिट आप उठाते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि डॉलर की वजह से बढ़ने की वजह से एक गरीब आदमी जो है पिस रहा है, उसका बर्डन बढ़ रहा है, तो उससे जो है आप अपनी लग्जरी ऑफ लाइफ जो है वो और एनहांस करें। तो बिल्कुल इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाउ। तो हम बात कर रहे हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के कानून के हवाले से और हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। अनवर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं? जी खैरियत, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बस अल्लाह शुक्र। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बेसिकली ये बेनामी का जो कानून आया है, और वैसे तो उस पर कोई बात नहीं है, 17 में आ गया था, लेकिन अभी FBI ने जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से SRO इशू है, तो ये फिर फ्लेयर अप हो गया है। करेक्ट। तो अब आप क्या समझते हैं, इससे क्या फ़ायदा उठा सकेंगे FBI और गवर्नमेंट? क्या लोगों को, जिस तरह उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, ये किस तरह आप देखते हैं आप इस कानून को? देखिए, इसमें जो बुनियादी चीज़ होगी जो हुकूमत को देखनी पड़ेगी, इसमें सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो in another's name. अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना, वो थोड़ा सा वो जाहिर है डिफिकल्ट टास्क होगा। दे वुड हैव टू, उनको ये कोऑपरेशन चाहिए होगी, तमाम सब मुख्तलिफ इदारे उनको करेंगे वो। जब वो कोऑपरेशन जब आ जाती है, ऐसी इस चीज को फिर आइडेंटिफाई करना उनके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के DHA के अंदर किसी का घर है, अच्छा अगर वो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल उनको लगे कि जी ये कोई, इसमें इंटेलिजेंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो इनलैंड रेवेन्यू की इंटेलिजेंस होगा उसका बड़ा क्रिटिकल रोल होगा इसके अंदर। तो उससे पहले आइडेंटिफाई करना कि जनाब ये जो घर है इसके अंदर जो साहब रहते हैं, इनके ओनरशिप इनकी नहीं है उस प्रॉपर्टी की। देन दे विल हैव टू ट्रेस द पर्सन इन हुज नेम दैट प्रॉपर्टी इज। फिर उसका टैक्स रिकॉर्ड आप जाकर देखें कि ये कौन बंदा है, ये एक्चुअल ओनर ये है या नहीं। अच्छा अगर उसने नहीं डिक्लेयर किया हुआ तो फिर वो प्रोसेस जो उन्होंने SRO में बताया वो फिर किक इन कर जाएगा। बट मंसूर, ये आप समझते हैं कि ये कोई इजी प्रोसेस है और ये शॉर्ट टर्म में इसका कोई बेनिफिट आ सकेगा गवर्नमेंट को? इजी तो बिल्कुल नहीं है। इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, और इस प्रोसेस में अब्यूज का भी बहुत चांस है, और इसलिए इसके बड़े स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस रखने पड़ेंगे। इसकी बड़ी सीरियस ओवरसाइट करनी पड़ेगी FDR को, टू इंश्योर दैट द फील्ड फॉर्मेशंस डू नॉट अब्यूज दिस लॉ। हैरास नहीं करे लोगों को, अब्यूज नहीं करें लोगों को, ठीक है जी। बिकॉज पावर बहुत वास्ट करनी है ना इसके अंदर के जी आप अगर नहीं कर सकते तो वो उसको द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल कन्फिस्केट दैट प्रॉपर्टी। अच्छा अब उसके लिए अब जरूरी है कि इसको एक जो इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म हो, जो इंटेलिजेंस का जो इनका INI जो इंटेलिजेंस है वो डायरेक्टरी जनरल है, वो इंडिपेंडेंट फिर फंक्शन करे। तो ये जो पावर्स है ना, जो एडजुडिकेटरी पावर है और जो इंटेलिजेंस पावर है, ये बिल्कुल वन स्टेप रिमूव्ड होने चाहिए, कोई इंटरट्वाइन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इंटेलिजेंस उसको आइडेंटिफाई करे, एंड देन ये जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं या जिनको ये पावर्स कन्फर की हैं इन्होंने SRO के नीचे, वो फिर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करे। आप ये नहीं समझते कि ये जो सूरत हाल है, इंटेलिजेंस अगर सेपरेटली मूव करे और आपकी एडजुडिकेशन अगर सेपरेटली भी है, तो ये जितना डेटा है ये कंप्यूटर जब तक पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। लेकिन देखिए एक बात हमें आई थिंक वो थोड़ी सी रिकग्निशन रखनी पड़ेगी। एक एफर्ट ये कर रहे हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जी जो लोगों ने वेल्थ अपनी छुपाई है, एसेट्स क्रिएट किए हैं विच आर बियॉन्ड देयर सोर्सेज ऑफ इनकम, और इट इज बियॉन्ड द इनकम दैट दे हैव डिक्लेयर्ड, उसके ऊपर जो है वो अब लोगों को ये इनकरेज करने वाली बात होगी कि भाई आप यहाँ डिक्लेयर करें। मुझे वैसे एक ये लगता है कि इसको प्रॉबेबली अगर ये इफेक्टिवली इन्होंने एनफोर्स कर लिया तो फिर प्रॉबेबली आप देखेंगे कि शायद 6 महीने साल में एक और एमनेस्टी स्कीम आ रही होगी जिसके अंदर लोगों को फिर ये एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई नाउ यू डिक्लेयर एवरीथिंग। तो एक डिटेरेंस डेफिनेटली देना पड़ेगा इनको, अदरवाइज तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, तो डिटेरेंस क्रिएट किया है इसके थ्रू ये, लेकिन ये डिटेरेंस सिर्फ बनेगा तब अगर इफेक्टिवली एनफोर्स हो सका, और इफेक्टिव एनफोर्समेंट भी अनवर साहब बहुत जरूरी होगी। ऑब्जेक्टिवली ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, और जो इसमें एज आई सेड इंटेलिजेंस का बड़ा क्रिटिकल रोल होगा, और फिर जो एडजुडिकेटरी सिस्टम है जो स्ट्रीमलाइन किया है, जो ऑफिसर्स की स्कीम है वो ठीक बिल्कुल सही है। फॉर द सेक ऑफ आवर व्यूअर्स आप ये बताएं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं लाइक स्पाउस है, बच्चे हैं या आपके कोई अदर फैमिली मेंबर, उसके नाम ऐसे जो है वो बेनामी में शामिल होगा या नहीं होगा?
अनवर साहब उसमें देखें, जो जहाँ तक स्पाउस और बच्चों का ताल्लुक है, देखें जो स्पाउस है, फॉर एग्जांपल आप अपना एसेट स्पाउस के नाम पर रख सकते हैं सो लॉन्ग एज यू हैव डिक्लेयर्ड इट इन योर ओन वेल्थ स्टेटमेंट। देयर इज अ कॉलम इन वेल्थ स्टेटमेंट, यू हैव टू डिक्लेयर दैट। अगर आप उसमें डिक्लेयर कर दिया कि आप कोई और होल्ड कर रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी है मगर कोई किसी और के नाम पर है, एज लॉन्ग एज यू हैव डिक्लेयर्ड इट इन योर ओन वेल्थ स्टेटमेंट देन यू आर गुड, देन यू आर फाइन। मगर वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो एसेट किसका है, फिर उसकी वेल्थ स्टेटमेंट, वो जो दूसरा बंदा जो जिसके नाम पर है वहां पे उसकी भी वेल्थ स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट कर रहा हो दैट पर्सन इज होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी ऑन समवन एल्सेस बिहाफ। अच्छा, अगर हम इसको लीगल प्लेन पे बात करें तो जब लॉ आया 2017 में, उससे पहले किसी ने बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड की है तो ये लॉ उस पर अप्लाई करेगा नहीं करेगा? देखें, अगर वो आज भी बेनामी है तो फिर तो अप्लाई करेगा। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन इसका ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई इसकी बैकडेटेड किया हो कि कब से कर रहे हैं अप्लाई, बट एज लॉन्ग एज द प्रॉपर्टी, सो आज फॉर एग्जांपल ये लॉ तो 2017 से था जैसे आपने शुरू में कहा, मगर इसकी अब एनफोर्समेंट अब हो रही है, ये जो SRO आया है, जो रूल्स बनाए हैं इन्होंने, तो अब गोइंग फॉरवर्ड आज की तारीख के बाद या इस कानून की एनफोर्समेंट की तारीख के बाद से जो भी बेनामी प्रॉपर्टी कोई होल्ड कर रहा है तो वो इसके नीचे आएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी थी किसी की 2010 में और 2014 में उन्होंने डिस्पोज दैट प्रॉपर्टी ऑफ, सो ऑब्वियसली रिकोर्स उस प्रॉपर्टी की हद तक तो नहीं हो सकेगा, और वो जाहिर है वो अब बेनामी रही भी नहीं होगी ना, वो अब किसी और के नाम पे होगी की हद तक। अगर उसने बेनामी रखी हुई तो अलग बात है वो, हाँ, तो अगर सब्सिक्वेंट परचेजर ने भी अगर रखी हुई है तो फिर दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। चलें क्विकली आप बताएं तो आपके ख्याल में ये लॉ इस वक्त रेलेवेंट है और इससे डॉक्यूमेंटेशन को मदद मिलेगी? जी, लॉ तो रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, मगर देखें अनवर साहब, आपके एक तजर्बे में भी और मैंने भी ये देखा है कि कानून तो तकरीबन हर कानून मोरलेस ठीक ही होता है, बट बात तो जो गैप्स होते हैं वो उसकी इन्फोर्समेंट में होते हैं। अगर इन्फोर्समेंट कानून की ठीक हो तो हर कानून ठीक अप्लाई करता जाएगा, तो कुछ सोच समझ के बना होता है। मगर प्रॉब्लम जो होता है गुड लॉ और बैड लॉ, देयर आर सर्टेन लॉ जो जेन्युइनली आप कह सकते हैं कि दे आर बैड लॉ, मगर जो प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है किसी लॉ के इफेक्टिव या इनइफेक्टिव होने में, वो उसकी एनफोर्समेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर एनफोर्समेंट ठीक है, जुडिशियस है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो कानून बड़ा ठीक रहेगा और इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर ये तीनों पास जो हिस्ट्री रही है उसके मुताबिक FBI ने जिस तरह कानून को मतलब इम्प्लीमेंट किया है, जिस तरह डिफरेंट वेज आए कि भाई डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये भी इसी तरह का एक मतलब वेस्ट ऑफ टाइम साबित होगा? ये इसमें थोड़ा सा फर्क है अनवर साहब। देखें, फॉर एग्जांपल जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो उनको चैलेंजेस आए, मिसाल के तौर पे आप कहें कि जी सेल्स टैक्स रिजीम है, उसको उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना, बिकॉज मार्केट्स में ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे आपके बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर जो टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी लिमिटेशन है FBR की मशीनरी के, इनके पास वो मैन पावर नहीं है, वो ट्रेंड यानी राइट पुलिस भी नहीं है इनके पास कि जी ये जाकर वहां पे मार्केट में जाए, वहां पे 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है, ऑब्वियसली ये लोग फिर इनकी लिमिटेशन होती है, कर नहीं पाते हैं, कुछ इफेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं है। यहाँ पे जरा फर्क है, यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे एवरीथिंग विल हैपन, कोई सामने आकर कुछ नहीं हो रहा होगा, जो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन है वो एक इनका बैक स्टेज सारा काम हो रहा होगा। ये तो जब टैक्स पेयर कन्फ्रंट होगा उस नोटिस से, जब वो आएगा नोटिस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स का, तो उस वक्त फिर उसको ये करना होगा कि या वो उसको डिसोन कर दे प्रॉपर्टी को, या ओन करे एंड पे आप द पेनल्टी, या जो भी उसका वो करेगा। तो नक्शल में जो आप बात कर रहे हैं मेनली इस कानून के लिए अगर इसका फ्रूट लेना चाहती है गवर्नमेंट, तो इन्फोर्समेंट जो है ना वो की है, की इन्फोर्समेंट और इनकी इंटेलिजेंस कहते हैं, एंड अ बेटर कोऑर्डिनेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वक्त बात करेंगे। बिल्कुल, और वो यही बात कर रहे थे, टिफ एनफोर्समेंट है वो बड़ी ज़रूरी है, उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। अच्छा, मजीद भी हम बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाउ। तो आज हम बात कर रहे हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के कानून की रोकथाम के हवाले से। तो सर ये बताएं कि टैक्स कानून क्या कहता है कि अगर आपने कोई जायदाद या बैंक अकाउंट डिक्लेयर ना किया हो? देखिए, ये टैक्स में के कानून में इसमें बड़ा क्लियर वाज़ेह किया हुआ है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कंसील की
तो उस पर जितना टैक्स बनता है उतनी ही डबल उस पर पेनल्टी भी लगेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी 10% पे आती है तो 10% टैक्स और 10% पेनल्टी लगेगी। तो ये वो कानून कहता है कि आपको ये देना पड़ेगा अगर आपने कंसील किया है या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी कहीं अनर्थ हो जाती है, तो ये टैक्स का कानून कहता है। तो वो उसमें बड़ी क्लियर वजाहत है, लेकिन क्योंकि एफबीआर के पास डेटा नहीं होता और एफबीआर पूरी तरह इस पर काम नहीं कर पाता, तो ये इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पा रहा। ठीक है, मतलब पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, जो ये तमाम तर मामला आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा मकसूद साहब ने, प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। अनवर साहब आपसे बात करें। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई गेस जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम उनसे मजीद भी डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें बेनामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से। ये बताएं कि ये जो ट्रांजैक्शन के कानून के बाद टैक्स पेयर के मसाइल में इजाफा हुआ है? देखिए, अगर मेरी नज़र से पूछें तो मेरे हिसाब से ये सही हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो आम आदमी देखने वाला है, जो दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं कि टैक्स पेयर को आप और ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं। बर्डन नहीं है। देखिए, अगर आप दुनिया में दूसरे मुल्कों में जाएं जहाँ डेवलप्ड टैक्स निज़ाम है, वहाँ पे देखें उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती कि हमें अपने पैसे असासे छुपाने हैं, असासे इस तरह डिक्लेयर करने। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो असासे को अनडिक्लेयर रखने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं। ठीक, ये प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें ज़रूरत है और ये पहले हो जाने चाहिए थे। ये देर हो रही है, जैसे मैंने बात की कि देर कर देते हैं हम, तो लेकिन देर जो है वो चले देर हो गई, लेकिन अब जो है ना उसमें वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त बात अनवर साहब आपने की है कि हम असासों को छुपाने के लिए, अनडिक्लेयर करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वही हम डॉक्यूमेंटेड करना चाहें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मामला बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो टैक्स कानून में पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसकी कोई वैल्यू है? देखिए, अगर आप देखें जनरली तो पावर अटॉर्नी पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ परचेज की जाती हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें कहीं लोन होता है, कहीं कोई प्रोजेक्ट होता है सोसाइटीज़ का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही होती, लोग वहाँ पावर पे हो गए। लेकिन पावर अटॉर्नी की कोई हैसियत इस सेंस में नहीं है कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं की तो वो ओनरशिप आपकी नहीं होती, इसलिए कि वो जो है आपको सिर्फ पावर दी जाती है और वो उस पावर के तहत आपकी ओनरशिप नहीं ट्रांसफर नहीं होती। तो इनकम टैक्स कानून जो है वो बात करता है ओनरशिप की। सही, क्या आप ओन करते हैं। तो अगर आपने पावर पे मुझे कोई एसेट दे दिया है, तो अल्टीमेटली वो रहेगा आपके नाम ही और आपको उसको टेक केयर करना है। सही, बिल्कुल। हमें फिर से जो है वो ज्वाइन किया है ख्वाजा मकसूद साहब ने, प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। अनवर साहब आपसे बात करेंगे। जी अनवर साहब। ख्वाजा साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सर। हम बात करें सर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट जो आया है और अब एफबीआर ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, तो आप क्या समझते हैं सियालकोट, आप क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या आप समझते हैं कि कोई बिजनेसमैन कोई या टैक्स पेयर कोई तकलीफ तो नहीं महसूस कर रहा है, या कोई आप समझते हैं कि इससे कोई मसाइल बढ़ जाएंगे? एक्चुअली सियालकोट चूंकि इंडस्ट्री डिफरेंट है, ये सारे एक्सपोर्टर्स का शहर है और यहाँ पे सारी हमारी इंडस्ट्री जो है डॉक्यूमेंटेड है जी, और यहाँ पे बेनामी का चक्कर उस तरीके से नहीं है। ठीक है। और वो अगर उन्होंने कोई इसमें बनाया होगा तो मेरा ख्याल है बेहतरी होगी, लेकिन यहाँ पे 99% हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। सही है। तो आपके ख्याल में यहाँ ये बेनामी जो है वो लाहौर इन टर्म्स ऑफ सियालकोट ये इम्पैक्ट नहीं करेगा आपको? नहीं, इसमें आप तो सारा डॉक्यूमेंटेड है, हमारी सारी इकोनॉमी जो है ना फुली 100% डॉक्यूमेंटेड है। हम जो लेकिन आप करते हैं इस कानून को आपने देखा होगा, आप क्या समझते हैं ये कानून सही है और ये इस पे अमल दरामद होना चाहिए? मुझे इसमें इतना ज्यादा मेरा ख्याल है कि वो बेनामी का जो भी उन्होंने बनाया है तो ठीक हो गया। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा आप क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस मौके से फायदा उठाते हुए आप क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट जो इस वक्त मसाइल में घिरी हुई है उसको किस तरह निकाला जा सकता है? ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है इसको तो आप बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। डेफिनेटली देखना, गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बहुत कोशिश कर रही है, स्पेशली जो दाऊद साहब है माशाल्लाह पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और पॉलिसीज को जो के हर्डल्स डाल रही हैं स्पेशली एक्सपोर्ट में उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके से अगर वो चलते रहे थोड़ा सा टाइम तो प्रॉब्लम में आ रहा है, इन कमिंग डेज में काफी बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह। आप अभी 2 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट अगर आप उनकी तायद कर रहे हैं तो मैं बताता चलूं कि वो कह रहे थे कि जी टैक्स दिए बगैर जो है ये माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती
और यही हमने अपने प्रोग्राम में भी हम ये प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो अगर आप देखते हैं एक्सपोर्ट पे, तो ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये सही है या इसको बढ़ाना चाहिए? रेट ऑफ टैक्स जो एक्सपोर्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि अगर उन्हें एक्सपोर्ट बनानी है तो उसको थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा। इसके लिए ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फाइट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो और क्या मतलब आपके चैम्बर की तरफ से क्या प्रपोजल रहेंगे? क्या आप समझते हैं कि किस तरह टैक्स का निज़ाम बेहतर हो सकता है? हमें चैम्बर की तरफ से यही की है कि जो एक्सपोर्ट के लिए जो भी आर्टिकल में इनपुट्स होती हैं रॉ मटेरियल्स की, उसके ऊपर ड्यूटीज कम की जाएं, ताकि जब जो एंड प्रोडक्ट बने उस पे हम कम्पिटिटिव हो सके और मार्केट में जाके कम्पीट कर सके। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को जितना इंसेंटिवाइज कर सकते हैं उतना इंसेंटिव दें और टैक्स रेट भी कम करें। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। वो यही कह रहे थे कि जो भी एंड प्रोडक्ट हो वो कॉम्पिटिटिव हो तो उससे मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ट्वीट हम शामिल करते हैं, और ट्वीट जो है ये है हारिस गुजरावाला से, और इन्होंने पूछा है कि आजकल नैब की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आती हैं कि फ़लाँ आला शख्सियत किसी कंपनी के बेनिफिशरी थे। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे चेक रखने के लिए जाँच पड़ताल का क्या सिस्टम है? मैं जैसे बारहा कहता हूँ, हमारे यहाँ एक ही सिस्टम है, वो कंप्यूटर है। राइट। जितना आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे, जितना कंप्यूटराइज करेंगे, उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। आज ये दुनिया, मैं किसी की क्रेडिबिलिटी को वो नहीं कर रहा, लेकिन आज ये दुनिया वो नहीं रही है कि आप किसी के मैनुअल डिस्क्लोजर को एक्सेप्ट करें। आपको इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा थ्रू कंप्यूटर डिस्क्लोजर, और उसको मिक्स एंड मैच करके आपको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी के पास भी अब ये फैसिलिटी आ गई है, उनके पास भी एक्सेस है कि वो टैक्स रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो चीज़ें अब हैं। अब बात ये है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन, वही बात जो हम कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट कितना होगा, और ये जो इदारे हैं ये किस तरह इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, ये है सईद कराची से, और उन्होंने पूछा है कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में इस कानून की खिलाफ वर्जी के लिए किस किस्म की सज़ा रखी गई है? देखिए, ये तो जिनकी भी जायदाद है वो जायदाद जो है जब्त कर ली जाएगी। और अगर वो उन्होंने उनको 1 से 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी। सही। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे 6 महीने, अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो 6 महीने से लेके आपको 5 साल तक की सजा भी दी जा सकती है। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा है। और इसमें वो नहीं है जो बेनिफिशियल ओनर है, इसमें वो भी इन्वॉल्व है जिसके नाम पे रखी गई है जायदाद। और जितने इस पूरे प्रोसेस को हेल्प किया उनको भी उन्होंने शामिल किया है, और मेरे ख्याल में वो सही शामिल किया है। इसलिए कि ये एक आदमी नहीं होता, इसमें मिल के लोग जो है ना अपने जो भी उनके जहन की राज होती है उसके मुताबिक वो करते हैं, उसके मुताबिक वो करते हैं। अच्छा, टैक्स रिटर्न्स के हवाले से भी बात करूंगी मैं, उसकी जो मुद्दत है उसके अंदर अब तौसी कर दी गई है, उस हवाले से बताएं। मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अनकॉल्ड एक्सटेंशन है, इसलिए कि जो मार्च की हद तक तो एक सवाल था कि लोग ATL लिस्ट में नहीं आ रहे थे। लेकिन आज भी अगर वो डेट बढ़ा दी गई है, और उसके रीज़न मुझे नजर वैसे नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि बात जो चल रही है कि एमनेस्टी कोई आने वाली है। अगर एमनेस्टी आने वाली है तो फिर तो शायद ये कोई वजह है कि बढ़ाने के लिए, लेकिन ये कि अदरवाइज अब इस वक्त जरूरत नहीं थी एक्सटेंड करने की, जरूरत नहीं थी कि एक्सटेंड की जाए डेट। सही। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से, उसके तहत जो जायदाद की खरीदो फरोख्त की जाती है, क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन्स के ज़िम्मे में आती है? अगर वो देखिए बेनामी तो नहीं होती, इसलिए कि वो उसमें ओनरशिप एक आदमी की टाइटल नजर आ रहा होता है कि वो अगर मेरे नाम है, मैंने पावर आपको दी, आपके नाम है, आपने पावर दी, तो टाइटल नजर आ रहा होता है। वो टाइटल डिक्लेयर तो बेनामी नहीं है। वो पावर टानी बेसिकली दी इसलिए जाती है, कुछ जगहों पे लोगों को सेल करने की इजाजत दी जाती है, कुछ जगहों पे बेचा ही पावर टानी पे जाया जाता है। अच्छा, तो मैंने वहां जब बता रहा था मैं आपको कि वो अगर दोनों जगह डिक्लेयर हो गई है पावर टानी, आपने मुझे पावर टानी दी और मैंने आपको पैसे दे दिया और सेल हो गई, किसी वजह से वो रुकी हुई है प्रोसेस ट्रांसफर का, और मैंने अपनी वेल्थ में या इनकम टैक्स के खाते में दिखा दिया, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मैं नहीं दिखाऊं कि पावर पे लेकर नहीं दिखाऊं, तो इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर मजीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है, और फिर वो कंप्लेंट्स का सिलसिला भी जो है वो जारी हो जाता है। बिल्कुल, हमारे शो का जो टाइम है वो एंड अप होने वाला है। अनवर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बात कर रहे होते हैं कि टैक्स निज़ाम कमजोर क्यों है। इसमें बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई आदमी अगर गवर्नमेंट फंक्शनरी गलत काम करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पूछने वाला नहीं है, और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस
ठीक। इसकी वजह से पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है ना वो उसकी सम्राट जो है ना आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। सही। और वो ये ज़रूरी है कि हमें इस हुकूमत को, जो इस वक्त नई हुकूमत है, हाँ। उनको ये देखें कि हम टैक्स निज़ाम के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। सही। सिर्फ पीसफुली बैठ के हमें डॉक्यूमेंटेशन को वॉच करना है, और जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती जाएगी उतना अल्टीमेटली आपका टैक्स निज़ाम मजबूत हो जाएगा, और आम पाकिस्तानी को जो उसका हक बनता है वो उसको सम्राट उसके मिलते जाएंगे। आम पाकिस्तानी को उसका हक मिल जाएगा और उसके जो सम्राट है वो मिल जाएंगे। तो हम तो अपने प्लेटफॉर्म से टैक्स और आपकी जानिब से यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट के दायरे में आए। ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर। देखते रहिए टैक्स और आप।